हेलो लॉ लर्नर्स, आज हम कर रहे हैं ILR 2020 का क्वेश्चन पेपर पार्ट नंबर सेकंड। क्वेश्चन है 41। लॉ अमेंड्स फ्रॉम अ पर्सन इन अथॉरिटी हुज पोजीशन वाज दिस। ये किसने बोला था? तो हमें हमें सीधा सीधा पता है, ऑस्टिन ने बोला था। दिस इज अ स्टैटिक पार्ट, राइट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 42। हु रोट टेकिंग राइट सीरियसली। तो किसने लिखा था? डार्विन ने लिखा। तो ये हमारी बेसिक चीजें हैं, ये एक्सप्लेन करने वाले क्वेश्चंस नहीं है। Next question number 43. Which is the jural correlative of privilege according to Hoffield? Hoffield के according किसके ये जो jural correlative of privilege है, ये किसके according है? So ये हमारा है no rights के according। क्या है? no right। मतलब इस Hoffield के according क्या है? कोई भी jural correlative of privilege ऐसा कोई right नहीं है, no right। करेक्ट। अब हम आगे देख रहे हैं, आगे क्या देख रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन 44। एनी आइडेंटिटी व्हिच बियर्स और ड्यूटीज और राइट्स इज डैश विल द फॉलोइंग आउट ऑफ। तो एक आइडेंटिटी वो क्या है जिसके पास राइट्स एंड ड्यूटीज है, तो वो हमें बताइए क्या है। तो वो क्या है? इज अ पर्सन। क्या है? पर्सन है, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 हमें ये बताता है, क्या बताता है, लेट्स सी क्या पूछता है। Who coined the phrase vogue is from for the observation that law is the reflection of the spirit of people? Law is the reflection of spirit of people। जब आपके पास मेंस वाले क्वेश्चंस आएंगे, मींस राइटिंग वाले क्वेश्चंस आएंगे, तो यू कैन यूज ये किसने कॉइन की थी। तो हमें पता लगा किसने कॉइन की थी, बताइए। यस, किसने किया था? पुष्टा ने क्या किया था? ये जो लाइन है वो कॉइन की थी। ओके, ओके फाइन। नेक्स्ट आगे चलते हैं। सो आप ये चीज को, इस लाइन को यूज कर सकते हैं कि लॉ इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द स्पिरिट ऑफ द पीपल। किसने बोला था? पुष्टा ने। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 46। अकॉर्डिंग टू फुलर्स इनर मोरालिटी, इनर मोरालिटी की बात की जा रही है फुलर्स की। विच इज द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ इनर मोरालिटी। तो इसमें से कौन सा नहीं है? जर्नैलिटी, नॉन कॉन्ट्रडिक्टरी, पॉसिबिलिटी टू कंप्लाई विद, मेड विद द कंसेंट ऑफ पीपल। तो आप मुझे बताइए कि फुलर के जो हमारे पास क्या है कंसेप्ट है इनर मोरालिटी का, तो इससे क्या चीज मेल नहीं खाती है? नॉट अ प्रिंसिपल। तो कौन सा नहीं है? मेड विद द कंसेंट ऑफ द पीपल, राइट। आगे क्या है? 47 क्वेश्चन है। हु मेड डिस्टिंक्शन बिटवीन बीइंग ऑब्लाइज्ड एंड हैविंग एन ऑब्लिगेशन। बीइंग ऑब्लाइज्ड का क्या मतलब है और हैविंग एन ऑब्लिगेशन में किसने एक फर्क किया था? डिस्टिंक्शन किसने किया था? बताना है हमें। आपको पता होगा ये, राइट? पता है? यस। तो किसने किया था? हार्ट ने किया था। नेक्स्ट इज हु सेड द हिंदू लॉ इज स्टैटिक। किसने बोला था कि हिंदू लॉ क्या है? स्टैटिक है, ये बदलाव नहीं आता इसमें। तो किसने बोला था? मेन ने बोला था। तो ये बेसिक सी ज्यूरिस्प्रूडेंस से बहुत ज्यादा टॉपिक्स है ना। क्वेश्चन नंबर 49। हु रोट द बुक ऑन लिबर्टी। ऑन लिबर्टी बुक किसने लिखी थी? तो आप हमें बताएंगे। आप सबको पता है कि जेएस मिल ने लिखी थी। अब मुझे जेएस मिल का फुल नेम बताओगे, जे का और इसका क्या मतलब है, कमेंट सेक्शन में। नाउ क्वेश्चन नंबर 50 है। हु विच स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस जॉर्ज प्राज बिलोंग टू। जॉर्ज प्राज के स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस से बिलोंग करते हैं। तो पॉजिटिव एक्टिविज्म जो हमारा स्कूल है उससे बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट इज हु सेड लॉ इज हायरार्की ऑफ नॉर्म्स। हायरार्की ऑफ नॉर्म्स है लॉ, ये किसने बनाया था? तो केल्सन ने बोला था, राइट। नेक्स्ट इज हु गेव डिसर्टिंग ओपिनियन इन एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला। तो इस केस में क्या है? किसने बोला था? क्या बोला था? किसने बोला था कि ओपिनियन किसने दिया था? ठीक है, डिसर्टिंग ओपिनियन किसने दिया था? एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला केस में। तो चंद्रचूड़, जो हमारे जस्टिस चंद्रचूड़ है, उन्होंने दिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। अ गवर्नमेंट सर्वेंट एक्यूज्ड ऑफ एक्सेप्टिंग ब्राइब was dismissed from service after a departmental inquiry. Thereafter, he was prosecuted for the same cause of action in a court. Can he successfully evoke the plea of double jeopardy against his procession? तो इसमें क्या है? ड्यूरिंग द सर्वेंट गवर्नमेंट, जो हमारे सर्वेंट थे, उन्हें घूस लेने के, ब्राइब लेने के, एक्सेप्ट करने के एक्यूज में डिसमिस कर दिया गया सर्विस में, सर्विस से आफ्टर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी। तो उन्हें डिसमिस कर दिया गया, राइट। अब हमें ये बताना है कि उसके बाद क्या है, क्या उनको दोबारा इसी सेम एक्शन के लिए कोर्ट में क्या है प्रोसिक्यूट किया जा सकता है? तो क्या वो ऐसा बोल सकता है कि डबल जेओपार्डी
मतलब लिया है ये, तो प्रोसिक्यूशन नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर बताइए। यस, यस ओनली इफ हिज डिसमिसल वाज विथड्रॉन, नो इफ बट विद द विथड्रॉल ऑफ द गवर्नमेंट, एंड फोर्थ ऑप्शन इज नो। तो इसमें आंसर क्या रहेगा? नो, कि नहीं किया जा सकता ऐसा, राइट। तो आपने क्वेश्चन अच्छे से देख लिया। नेक्स्ट देखो, आंसर मेरे बताने से पहले जस्ट रीड द क्वेश्चन, पॉज द वीडियो एंड आंसर करने का ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 54, हैज होमोसेक्सुअलिटी बिटवीन टू कंसेंटिंग अडल्ट्स बीन क्रिमिनलाइज्ड, इफ यस इन व्हिच केस। तो देखो कौन से केस में होमोसेक्सुअल जो है वो को ऑफेंस माना गया है, तो बताइए आप कौन सा है। यस, तो जो है नवतेज सिंह वर्सेस जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में क्या है, इसको बनाया ऑफेंस माना गया था। तो ये चीज हमें याद रखनी है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं होमोसेक्सुअलिटी के ऊपर। Now, next question is 55. The reservation in favor of socially and educationally backward classes of citizens in educational institutes was declared unconstitutional in the state of Madras versus Champaranam, though Ranjanam on the grounds of. तो इस केस में क्या है कि क्यों अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जो बैकवर्ड क्लासेस की जो ओबीसी वगैरह होते हैं या फिर एससी एसटी वगैरह के लिए, इनके लिए जो रिजर्वेशन है ना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, तो इसको क्या क्यों अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था? मद्रास वर्सेस चंपारण, दो ही राजन जो केस है उसमें। तो आप बताइए किस लिए क्या होगा, सोचिए। ए, एच वायलेट्स इक्वालिटी प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। B, it violates the rights of general people. C, there is no provision of such reservations in Article 15 of the Constitution of India. D, it is opposed to public policy. तो आप हमें बताएंगे कि क्या आंसर है इसका? Yes, C इसका आंसर है, because there is no provision कि reservation होगा आर्टिकल नंबर 15 के अंदर, right? Next question है question number 56. The idea of constitutional morality has not been discussed इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये केसेस है हमारे पास, इसमें से कौन से में कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी डिस्कस नहीं गई है? हम सभी ऑप्शंस देखेंगे। फर्स्ट, इंडियन लॉ, इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। बी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर राइटिंग। सी, ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। डी, नाज फाउंडेशन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली। तो आपको हमें बताना है कि कौन से में नहीं डिस्कस हुआ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का आइडिया। तो किसमें नहीं हुआ? सी में, एक गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास में, राइट। ये चीज हमें पता करनी है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। व्हाट वाज द ओपिनियन ऑफ जगदीश सिंह हेयर सीजी इन शायदरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ट्रिपल तलाक केस रिगार्डिंग ट्रिपल तलाक। ट्रिपल तलाक में ये जो केस है हमारा शायरा बानो का, तो उसमें क्या है, क्या ओपिनियन थी हमारे जो थे जगदीश सिंह खेहर चीफ जस्टिस जो है, उनके क्या ओपिनियन थी ऑनरेबल चीफ जस्टिस की, तो हमें बताना है। तो इसमें ए क्या ऑप्शन है? इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एज इट वायलेट्स फंडामेंटल राइट। सेकंड, इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एज इट इज अपोज टू द teachings of Quran. It is constitutional because it is practiced by a majority of followers of Islam in India. It is constitutional as it is not a violative of फंडामेंटल राइट्स। तो देखो ए एंड डी क्या है, ये वाले क्या है, मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी, या तो ये होगा या ये होगा, राइट। अब बात रही कॉन्स्टिट्यूशनल की, तो आप खुद सोचिए जो ट्रिपल तलाक चीज है वो इंस्टेंट तलाक वाला इबादत, तिलाक इबादत, तो दैट इज ऑब्वियसली अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल वाले इसे हम एलिमिनेट कर सकते हैं, राइट। अब एक बात बताओ, जो चीफ जस्टिस है वो कुरान को देख के मतलब ध्यान में रख के लॉ का ध्यान इंटरप्रिटेशन करेंगे या फिर कॉन्स्टिट्यूशन को देख के? ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन को देख के, राइट। अब मुझे आप ये बताइए कि इसको जगदीश सिंह जो हमारे थे सीजीआई, उसका क्या था, राइट, उनका क्या था? तो वो क्या चाहते थे कि जो अब इस्लाम को भी देखना पड़ेगा, राइट। तो अब ये ओपिनियन में इनके ओपिनियन ट्रिपल तलाक तो देखो क्या था, कॉन्स्टिट्यूशनल था। क्या था? कॉन्स्टिट्यूशनल था। लेकिन जो तिलाक ए बिद्दत है, जो इंस्टेंट तलाक है वो दैट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया। अब इसका जो आंसर है वो क्या आएगा? इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल बिकॉज इट इज प्रैक्टिस बाय मेजॉरिटी ऑफ फॉलोवर्स ऑफ इस्लाम इन इंडिया। तो ये ट्रिपल तलाक शायरा बानो के केस में क्या बताया गया कि यस इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल, क्योंकि इसे क्या है, प्रैक्टिस किया जाता है मोस्ट ऑफ द फॉलोवर्स ऑफ इस्लाम से, राइट।
Now next is question number 58. In whom the executive power of union is vested? Executive power of union जो है वो कहाँ है, किसके पास रहती है? तो ऑब्वियसली किसके पास रहती है? प्रेसिडेंट के पास रहती है, हमें ये पता है, हमने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ा है अच्छे से। Next is 59, question number 59. Who elected the Constituent Assembly which made the Constitution of India? किसने कॉन्स्टिट्यूट असेंबली को इलेक्ट किया था? इलेक्शन हुआ था ना, राइट? जिसने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बना, तो आप खुद बताइए, पीपल ऑफ इंडिया ने, प्रोविजनल असेंबलीज ने, द गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया, द ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो आप खुद बताइए किसने किया था? राइट, किसने किया था? प्रोविजनल असेंबलीज ने किया था। next is who issues and on whom recommendations proclamation of emergency under article 352 of the constitution of India was issued। अब आप देख रहे हो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन को हमें अच्छे से कवर करना है मेरे जो चैनल पे आपको कॉन्स्टिट्यूशन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, BREC में बहुत सिंप्लीफाई मैंने समझा रखा है, so you can go through it, राइट। और बहुत छोटे छोटे लेक्चर्स हैं, 15 मिनट्स 20 मिनट्स में जो है वो कवर है, तो आप कर सकते हैं आराम से, राइट। एक एक दो दो डेली सुनोगे तो हो जाएगा। अब हम आगे देख रहे हैं, तो हमें इसमें बताना है कि आर्टिकल 352 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसमें क्या इमरजेंसी के प्रोविजंस है, राइट। तो हमें पता है तीन तरह की इमरजेंसी होती है, फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है, स्टेट इमरजेंसी होती है, एंड थर्ड इज नेशनल इमरजेंसी होती है। आप मुझे बताओगे कौन से आर्टिकल में कौन सी इमरजेंसी है, कमेंट सेक्शन में आपको आंसर करना है, ठीक है। तभी आपको मैं समझूंगी कि आया लेके जाने के लिए आप प्रिपेयर हैं, राइट। इसमें क्या है, आगे आपको बताना है कि क्यों, कौन सी रिकमेंडेशंस किसने दी थी, राइट। अब आपको ये बताना है कौन सी रिकमेंडेशन किसने दी थी। Okay, so क्या है? The Parliament on the recommendation of President, the President on the recommendation of Cabinet missions, the President on the recommendation of Cabinet mission in writing, the President on the recommendation of President in writing. तो देखो in writing आएगा, yes, emergency आपको writing में ही देनी पड़ती है, तो this is correct. अब प्रेसिडेंट जो है वो क्या है, प्राइम मिनिस्टर की जो है रिकमेंडेशन पे नहीं, यूनियन कैबिनेट के रिकमेंडेशन पे मानता है, तो दिस इज द आंसर कि द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ यूनियन कैबिनेट ऑफ इंडिया। Next question is 61. In which case the position was established that a Constitutional Amendment Act cannot abridge the scope of fundamental rights. So fundamental rights का scope को नहीं बढ़ा सकता, क्या कर सकता है, नहीं बढ़ा सकता। तो ये चीज कौन से केस में एस्टेब्लिश हुआ था? तो केस नंबर 1 गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। तो ये चीज हमें, ये मेरे लैंडमार्क जजमेंट्स के लिए भी वीडियो आ जाएगी, अगर आप कमेंट सेक्शन में, है ना, अच्छा डालोगे लैंडमार्क तो वो आपको मिल जाएगी, फास्ट मिलेगी आपको वीडियो, डोंट वरी। जैसे ही आप कमेंट करोगे 3 दिन के अंदर अंदर आई प्रॉमिस आपको वीडियोस लेक्चर्स मिल जाएंगे उसी टॉपिक पे। नेक्स्ट इज एट 62। क्वेश्चन नंबर 62 क्या कहता है, व्हाट डज लिक्विडेटेड डैमेजेस मीन? तो यहाँ से अब टॉट स्टार्ट हो गया, राइट। तो टॉट की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी इसी चैनल पे, थोड़ा सा वेट करना। अब इसमें क्या है, लिक्विडेटेड डैमेजेस का क्या मतलब होता है, एन एक्शन फॉर अनस्पेसिफाइड एंड इंक्लूसिव अमाउंट ऑफ मनी। तो इसमें क्या बताया गया है कि इंक्लूसिव अमाउंट ऑफ मनी या अनस्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ मनी है, तो उसे लिक्विडेटेड डैमेजेस बोलते हैं। या फिर एन एक्शन फॉर प्री डिटरमाइंड सम ऑफ मनी इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसे बोलते हैं। तो देखो लिक्विडेटेड डैमेजेस क्या है, इन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है ट्रू, प्री डिटरमाइंड सम ऑफ मनी होता है ट्रू, और एक्शन के लिए होता है ट्रू। तो ये क्या है, बी हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ये जो लीगल मैक्सिम है, लीगल मैक्सिम आपको बोला गया है, पढ़ लिया कीजिए। लीगल वोकैबुलरी भी मैंने अभी प्लेलिस्ट डाली है, राइट, तो वो आप देख सकते हो। वॉलेंट्री नॉट फिट इंजुरिया मीन्स, क्या मतलब है इसका? वॉलेंट्री नॉट फिट इंजुरिया मीन्स नो वन कैन sue for tort for an act for to which he has given free consent even if it was not aware of the risk involved in that act. B है, no one is liable for natural calamities. Third, one can sue for tort for an act to which he has given free consent. D है, no one can sue for tort for an act to which he has given free consent and knew the risk involved in that act. फर्स्ट कोई आंसर में और थर्ड डी वाले में क्या फर्क है? तो यहाँ से फर्क है, ठीक है। यहाँ पे वो अवेयर नहीं था, यहाँ पे वो अवेयर है, तो अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। तो वॉलेंट्री नॉट फिट इंजुरिया का मतलब क्या है कि हाँ, आप खुद कंसेंट देते हो रिस्क के लिए,
राइट, दैट इज द वॉलंटियर नॉट फिट इंजूरिया मीन्स, राइट। इतनी सी बात आई होप आपको समझ आ गई है, और ये अगर आ गया क्वेश्चन तो आप गलत नहीं करोगे। आईएलए के बहुत से क्वेश्चंस क्या है रिपीट होते हैं, तो हमें ध्यान रखना है अच्छे से। Now, question number क्या है 64 है, during the storm in Calcutta, a cinema advertising board fall down from the defendant's premises and injured the plaintiff. The fall of board was caused by a stream of unusual severity during rainy season, and such storms usually come in Calcutta during monsoons. The defendant contested the board fell down due to act of God will the defendant succeed। तो ये पूरी सिचुएशन दी गई है कि भाई स्टॉर्म आया कैलकाटा में, तो एक सिनेमा का एडवर्टाइजिंग बोर्ड जो है वो डिफेंडेंट के प्रेमिसेस में गिर गया, और जो हमारा क्या है जो प्लेंटिफ है वो क्या है इंजर्ड हो गया। प्लेंटिफ और डिफेंडेंट आपको पता ही है, राइट। अब इसमें क्या है, यहाँ पे जो गिरा बोर्ड गिरा तो वो अनयूजुअल था, अनयूजुअल ड्यूरिंग द रेनी सीजन था, और स्टॉर्म यूजुअली आते ही रहते हैं कैलकाटा में ड्यूरिंग मॉनसून सीजन। तो आप ये बताइए कि जो गिरा है, बोर्ड गिरा है, तो क्या उसका लिया जा सकता है, मतलब गोड ऑफ एक्ट ऑफ गोड बोल के लिया जा सकता है, डिफेंडेंट क्या सक्सीड होगा? तो आप खुद बताइए, यस नो यस, क्या लग रहा है आपको? तो इसका आंसर क्या है, नो। द डिफेंडेंट शुड हैव एंटिसिपेटेड द storm and should have taken precaution। तो देखो, जैसे आते ही रहते हैं स्टॉर्म्स, तो बेसिकली उसे आप बोर्ड ऑफ फैक्ट नहीं बोलोगे, आप प्रिकॉशंस ले सकते हो, तो यू नो द पॉसिबिलिटी ऑफ दैट रिस्क, इसलिए यहाँ पे क्या है, सक्सीड नहीं होगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 हमें क्या कहता है, टू स्ट्रेंजर्स टुक लिफ्ट इन अ जीप। Shortly afterwards, the board fixing the right front wheel in the axle gave away, and the wheel flew away from the axle। कहने का मतलब क्या है, दो स्ट्रेंजर्स थे, जीप को क्या कर रहे थे, लिफ्ट कर रहे थे, मतलब एक जीप था, जीप मैं बना देती हूँ छोटी सी, है ना, उसको उठा रहे थे, राइट, जीप की जगह कुछ और ही बनेगा, कोई बात नहीं। तो उसको उठा रहे थे, तो उसका जो टायर था ना वो बाहर आ गया, और सीरियसली क्या है, इस स्ट्रेंजर्स को किसी स्ट्रेंजर को क्या कर दिया, जाके इंजर कर दिया, राइट, इंजर कर दिया, उसकी बैंड बच गई। अब इसमें क्या हो गया, जो the driver owner of the jeep was not aware of the defect के बारे में ड्राइवर जो है उसको पता ही नहीं था, which was not a patent one, और उसको पेटेंट भी नहीं था। और will the plaintiff stranger gets damage, तो ये जो plaintiff strangers तो थे, क्या उन्हें डैमेज मिलेगा? आप बताइए, मिलना चाहिए कि नहीं? अब ऑप्शंस क्या है कि yes, he will, as it is a fault of the driver who didn't maintain his jeep properly। B, as the driver was not at fault, तो yes, the driver should have kept uh, been careful। Yes, as the driver should have all jeep is properly serviced। तो आप खुद बताइए क्या आना चाहिए, yes, क्या आना चाहिए, नो। ये क्या है, ड्राइवर के कोई भी फॉल्ट नहीं था, ठीक है, ये हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 क्या है, बच्चा ध्यान से पढ़िए, आईएलआई के क्वेश्चन किसी ने भी यूट्यूब पे अभी तक नहीं करवाए हैं, है ना। 2026 चल रहा है, आई हैवंट सीन सम वीडियोस जिसमें प्रॉपरली अच्छे से प्रॉपरली करवाए गए हों। 2022 के 2020 से लेके पूरा प्रॉपर नहीं करवाए गए हैं अभी तक। एक चैनल है, बट स्टिल दैट इज नॉट गुड क्वालिटी, ना वॉइस अच्छी है उसमें, ना कंटेंट अच्छा है। सो आई एम ट्राइंग टू मेक द कंटेंट अवेलेबल फॉर यू। इसका बहुत अच्छे से बेनिफिट उठाएं, और जो भी बेनिफिट आपको मिल रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें कि यस, आपकी वीडियोस देख के हमें कुछ ना कुछ बेनिफिट हुआ, ताकि मैं भी मोटिवेटेड रहूं ऐसी वीडियोस और लाने के लिए। सो चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। Question number 66. What was the most important principle of law laid down and by which court in Peninsular and uh, Oriental Stream Navigation Company versus Secretary of India, State of India? तो ये जो हमारे पास है ना, तो ये केस जो है इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ले डाउन किया गया था? तो आप ऑप्शंस पढ़िए। यस, ऑप्शंस पढ़ेंगे। ए, स्टेट इज नॉट लाइबल फॉर द एक्ट ऑफ द लॉ, सुप्रीम कोर्ट एट बॉम्बे बोला था। बी, स्टेट इज लाइबल फॉर sovereign functions but not liable for the act of state, high court at Bombay। C, state is liable for all its functions, supreme court at Bombay। And D, state is not liable for tort for
for dot its sovereign functions supreme court at Calcutta। तो ये हमारा डी है आंसर। तो ये बेसिकली इसमें समझाने वाली बात नहीं है, स्टैटिक चीज है, तो हमें ये देखना ही पढ़ना ही पड़ेगा, राइट। Question number 67, in which case the principles of liability without fault was established first time। liability without fault ये कब एस्टेब्लिश किया गया था, तो हमें बताना है। these are the cases हमें देखने हैं। तो लेट्स सी ऑप्शंस। तो डॉनगी वर्सेस स्टीवेंसन, इसका आंसर आएगा लाइलेंस वर्सेस फ्रेचर। तो ये हमारा आंसर रहेगा। टॉर्ट ऑफ असॉल्ट इज, तो टॉर्ट ऑफ असॉल्ट क्या है, टॉर्ट ऑफ असॉल्ट क्या है, तो इसका फर्स्ट ही आंसर है एन एक्शन विच पुल्स अनदर एंड इन एन इंस्टेंट फियर ऑफ अनअवेयर फोर्स थ्रू फोर्स इज नॉट एप्लीकेबल। तो यहाँ पे क्या है, ऐसा कोई एक्शन जो क्या है अनलॉफुल फोर्स का फियर इंस्टेंट क्रिएट करता है, दो फोर्स इज नॉट अप्लाइड, अगर फोर्स फिर भी अप्लाई नहीं किया गया है, राइट, दैट इज असॉल्ट। अब इसमें क्या है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69, trespass to land means unjustifiable interference with possession। हाँ, तो ये तो बात सही है। in relation to the possession of land, animals means, अब इस पर animals का मतलब क्या होता है, राइट, तो हमें ये देखना है। trespass का मतलब हमें बता दिया गया है, animals का मतलब हमें देखना है। तो क्या आएगा animals का मतलब, intention of the possessor to possess with the respect to land। तो लैंड के पोजेशन के रिस्पेक्ट से देख रहे हैं, तो लैंड का यही आएगा कि क्या इंटेंशन है पोजेसर की उस लैंड के को पोजेस करने के रिस्पेक्ट में, इतनी सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70 क्या है, द प्लेंटिफ परचेज्ड अ वुलन गारमेंट फ्रॉम अ रिटेलर व्हिच वाज मैन्युफैक्चर्ड बाय अ डिफेंडेंट। ठीक है, प्लेंटिफ ने क्या किया, एक चीज को खरीदी, मतलब ये क्या है, हमारा कस्टमर है। मैन्युफैक्चर कौन है, डिफेंडेंट जो है वो हमारा मैन्युफैक्चरर है। एज अ रिजल्ट द प्लेंटिफ सफर्ड द डर्मेटीज आफ्टर वियरिंग द गारमेंट। तो ये जो सी वाला पर्सन है, कस्टमर है, उसको क्या हुआ था, गारमेंट पहनने के बाद क्या हुआ, प्रॉब्लम। द डिफेंडेंट मैन्युफैक्चर्ड नेग्लेक्टली लेफ्ट अ क्वांटिटी ऑफ सल्फेट्स इन द गारमेंट। तो इसकी गलती थी, ये ही वाज एट फॉल्ट, राइट। क्या गलती थी जी, इसने क्या कर दिया, सल्फेट्स को उसमें छोड़ दिया। द प्रेजेंस ऑफ सल्फेट वाज लेटर कुड नॉट बी डिटेक्टेड। तो बाद में पता नहीं लगा कैसे, डिटेक्ट नहीं हो पाया। इज द डिफेंडेंट लायबल टू पे द डैमेजेस टू द प्लेंटिफ। तो अब आप खुद बताइए कि बाद में क्या है, उससे क्या है, पता ही नहीं लगा कि है थे कि नहीं थे, तो आप खुद बताइए। देखो इसमें क्या है, देखो गलती तो है ना डिफेंडेंट की, तो नो 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 तो ऑप्शन ही नहीं लगता। लेट्स सी, फिर भी पढ़ेंगे। नो बिकॉज देयर वर नो प्रीवियसली ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द कॉन्फ्लिक्ट एंड, तो ये तो गलत है, प्रीवियसली ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इस चीज में नहीं काम करते बिजनेस में। नो बिकॉज डैमेजेस क्लेम्ड आर रिमोट, रिमोट डैमेजेस नहीं है जी। नो बिकॉज द डिफेंडेंट हैज मॉरल ड्यूटी टुवर्ड्स प्रोटेक्ट। तो नो नो कह रहा है, मॉरल ड्यूटी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। तो आंसर क्या आएगा, यस, द डिफेंडेंट इज अंडर अ ड्यूटी टू टेक केयर अकॉर्डिंग टू द नेबर्स रूल। तो इसे क्या बोलते हैं, नेबर्स रूल। तो नेबर्स रूल आपने पढ़ा होगा, राइट, उसी के अकॉर्डिंग ये है। नेक्स्ट इज मैक्सिम, no maxim, next is maxim risk is some loquitur in relation to tort of negligence means। इसका क्या मतलब होता है बताइए, तो आप बताएंगे, ये तो पढ़ा ही है हमने tort, राइट। क्या आएगा इसका आंसर, तो किस क्या आएगा, थिंग्स स्पीक फॉर देमसेल्फ। क्या है, रिस्क इज अ loquitur, मतलब थिंग्स क्या है, खुद के लिए बोलती है, ये हमें ध्यान रखना है। इन द केसेस ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस, कॉन्ट्रीब्यूशन मेरा भी कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो इसमें क्या होगा, in cases of contributory negligence क्या है, both the parties required to pay damages in proportion of their blame worthiness। तो दोनों के कंट्रीब्यूशन है, इसने भी मारा उसने भी मारा, तो भाई क्या करेंगे, जो भी मारा किसको, एक दूसरे को मारा, तो सॉरी दोनों को ही बोलना पड़ेगा। तो वही बात है, दोनों पार्टीज को डैमेजेस प्रोपोर्शन में पे करना पड़ेगा। 73 is नीलपति महरा versus State of Orissa AIR 1993 Supreme Court 1960। The Supreme Court established a very important principle। तो आप मुझे बताइए इस केस में कौन सा प्रिंसिपल एस्टेब्लिश किया गया, तो कौन सा प्रिंसिपल, the principle of sovereign immunity is not applicable in the cases of, just a second, in not applicable in the case of violation of fundamental rights। तो यहाँ पे सॉवरेन इम्यूनिटी एप्लीकेबल नहीं है फंडामेंटल राइट्स के वॉल्यूशन पे, ये चीज हमारी एस्टेब्लिश की गई नीलपति बेहरा के केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
क्वेश्चन नंबर 74. A makes the statement that B's parents were never married. B के parents कभी married नहीं थे. Lived in an adulterous relation. B's parents were long dead when the statement was made. B files a suit against A for defamation. Will he succeed? तो आप खुद बताइए कि अगर जो कोई ए क्या कहता है पेरेंट्स के बी के पेरेंट्स के बारे में क्या बताता है कि जो उसके पेरेंट्स थे कभी मैरिड नहीं थे और ये चीज अडल्ट्रस रिलेशनशिप में रहे, मतलब उनका क्या है लिव इन रिलेशनशिप रहा। ए ने बी से बोला कि बी के जो पेरेंट्स हैं वो क्या है अडल्ट्रियस रिलेशनशिप में रहे और शादी कभी उन्होंने नहीं की थी। तो ये के स्टेटमेंट कब दी गई जब बी के पेरेंट्स ऑलरेडी क्या थे डेड थे। तो क्या ये बी क्या है डिफॉर्मेशन सूट फाइल कर सकता है ए के खिलाफ, तो ये बताना है। तो इसमें क्या है अब क्या होना चाहिए बताइए, आप खुद बताइए। यस, तो वो सक्सीड होगा कि नहीं होगा बताइए। हाँ, बिकॉज ए he will succeed as the statement affects A's reputation. E की reputation की बात की जा रही है, right? इसीलिए ये succeed होगा। Next is in a proceeding of Lok Sabha, a member accused a minister to be a corrupt person. लोक सभा के मेंबर में क्या प्रोसीडिंग में क्या कर दिया, करप्ट पर्सन है मंत्री ऐसा बोल दिया। कैन अ सूट फॉर डिफॉर्मेशन लाई अगेंस्ट द मेंबर, तो मेंबर के अगेंस्ट डिफॉर्मेशन की चलेगा कि नहीं चलेगा, आप मुझे ये बता दीजिए। नहीं, क्योंकि ये क्या है एब्सोल्यूट प्रिविलेज है। आपने देखा होगा कॉन्स्टिट्यूशन के जो हम आर्टिकल्स पढ़ते हैं तो उसमें बताया जाता है कि जो भी प्रोसीडिंग्स वगैरह होती हैं वो क्या होती हैं, उस पे क्या है कोई भी तरह का सूट जो भी वहां पे बोला जाता है उस पे नहीं किया जा सकता। तो ही इज नो देयर इज एन एब्सोल्यूट प्रिविलेज। नेक्स्ट इज व्हाट इज EL न्यू। EL न्यू क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 76 है। तो इसका आंसर क्या है, क्लाइमेट साइकिल इन द पैसिफिक ओशन विद द ग्लोबल इंपैक्ट ऑन वेदर पैटर्न। पैसिफिक ओशन में क्या है, ये क्या है क्लाइमेट साइकिल है, इसे क्या बोलते हैं एल न्यू। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 77, व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, तो ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ओहो 5th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, किसको नहीं आता ये आंसर। तो क्या है, द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज द प्रोसेस बाय विच द रेडिएशन फ्रॉम अ planet's atmosphere warms the planet's surface to a temperature above what it would be without this temperature। तो ये क्या है, एक ऐसी रेडिएशंस होती हैं जो प्लैनेट के एटमॉस्फेयर को आती हैं और गर्म कर देती हैं, क्या कर देती हैं, गर्म कर देती हैं प्लैनेट की सरफेस को। अब उसी को क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 78 क्या कहता है, व्हाट इज कार्बन क्रेडिट। कार्बन क्रेडिट क्या होता है, आपको पता है कोप 2020 जो था वो 2022 में के आसपास हुआ था, राइट। तो उसमें क्या है कार्बन क्रेडिट का बहुत ज्यादा था स्कोप, राइट। तो इसमें क्या है हमें बताना है कार्बन क्रेडिट क्या हो जाता है। तो क्या होता है, अ परमिट विच अलाउज अ कंट्री अ सर्टेन अमाउंट ऑफ कार्बन इमिशन एंड विच कैन बी ट्रेडेड इवन इफ फुल अलाउंस वाज यूज्ड। तो इसमें क्या है, फुल अलाउंस अगर मिल जाता है, फॉर एग्जाम्पल आपको बोला है कि 10,000 टन जो है वो आप कार्बन प्रोड्यूस कर सकते हो पूरे साल में, राइट। अब कार्बन क्रेडिट क्या होता है, आपने 10,000 की जगह मान लो 20,000 टन यूज कर लिया, तो ये 10,000 जो है, राइट, 10,000 टन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कार्बन क्रेडिट हो जाएगा। तो दिस इज द क्वेश्चन कार्बन क्रेडिट, राइट। नेक्स्ट next question is question number 79, S Jagannath versus State Union of India AIR 1997 Supreme Court 811 is a case on। तो किस चीज पे केस है ये हमें देखना है। हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो देखते हैं हम। डायरेक्टिव सुपरविजन ऑफ नेशनल फॉरेस्ट, सेकंड इज रेपिटिज्म reparation industries, third is prohibiting non-traditional agriculture along the coast। ये हमारा आंसर है कि क्या था, किस केस पे था कि नॉन ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर कोस्ट के पास में नहीं होता है, तो वो नहीं होगा। जो मतलब नया जो लाइक कॉमर्शियल चीजें हैं वो नहीं कोस्ट के पास उगाई जाएगी। नेक्स्ट इज
Question number 80. Union government appointed a National Coastal Management Authority on suggestion of the Supreme Court of India. In which case such suggestion was made? तो कौन से suggestion, ये कौन से केस में suggestion दिया गया था? तो हमारे पास question number 80 है. Question number 80 का आंसर, करेक्ट आंसर रहेगा Indian Council for Environmental Legal Actions versus Union of India 1996 Supreme Court SSC to 281 30 303, राइट. तो ये हमारा रहेगा. नेक्स्ट केस हमें बताया तरुण भारत सिंह संघ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इज अ केस रिलेटेड टू. तो ये तरुण भारत सिंह संघ जो है वो कौन से रिलेटेड है? तो माइनिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82. एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ऑलियम लीक गैस जो केस है वो प्रिंसिपल कौन सा है? तो आप ये खुद बताइए कि अगर किसी माइन में क्या है, क्या है, गैस लीक हो रही है, उसके कारण लोगों की मौत हो रही है, डेथ हो रही है, तो वो क्या है, किसकी है? तो वो जो इंडस्ट्री जो चला के बैठेगा उसकी क्या है? एब्सोल्यूट लायबिलिटी है. तो इसमें क्या आएगा? एब्सोल्यूट लायबिलिटी. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 83. हु डिलीवर्ड जजमेंट ऑफ दिस कोर्ट इन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लटलाल वर्सेस वर्दी चंद AIR 1980 सुप्रीम कोर्ट 1622. तो इसमें आप बताएं कि किसने जो है वो जजमेंट दी थी? तो किसने दी थी? जस्टिस कृष्ण अय्यर ने दी थी. जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस कृष्ण अय्यर ने दी थी. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 84. The order of Supreme Court in rural legislation and entitlement Kendra versus state of UP Doon Valley litigation is important because it highlights the importance of. किसकी इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करती है? तो हमारा इसका करेक्ट आंसर रहेगा बी, बैलेंस बिटवीन एनवायरमेंट एंड इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात अगर जहां पे आती है तो आप क्या है, एक केस का नाम लिख सकते हो जो क्या है? रूरल लेजिस्लेशन एंड एंटाइटलमेंट केंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी डून वैली लिटिगेशन केस, राइट. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जहां पे भी बात आएगी आपको ये केस मेंशन कर सकते हैं, राइट. नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है. क्वेश्चन नंबर 85. Which fundamental right has been mostly used to develop environmental law? तो आप मुझे बताएंगे कि कौन सा फंडामेंटल जो आर्टिकल है, मतलब फंडामेंटल राइट है जो क्या है मोस्टली यूज किया जाता है ताकि क्या है इन्वायरमेंटल लॉ को डेवलप किया जा सके. तो कौन सा है? आर्टिकल नंबर 21. तो मैंने कुछ वीडियोस इन्वायरमेंटल लॉ पे भी बना रखे हैं तो यू कैन वॉच इट, राइट. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 86. What was the most important principle of law established by the court? MC Mehta versus Union of India AIR 1999 Supreme Court 23679 Airport Authority of India केस. ये जो Airport Authority of India केस है तो इसमें क्या मेन प्रिंसिपल एस्टेब्लिश हुआ था? तो कौन सा हुआ था कि ए हमारा आंसर रहेगा कोर्ट अलाउड द ऑपरेशन ऑफ हैजार्डियस इंडस्ट्री इन पॉपुलेटेड एरिया ऑन कंडीशन ऑफ यूज ऑफ मेनी सेफगार्ड्स, राइट. तो ये हमारा रहेगा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया केस. अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 87. इन तहरी बंधु विधोती संग्रह स्मृति वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992 सप्लीमेंट 1 सुप्रीम कोर्ट केसेस 44 द सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्टेड. तो क्या एक्सेप्ट किया था हमें बताना है. तो क्या चीज एक्सेप्ट की थी? तो आपको पता होना चाहिए द एक्सपर्ट ओपिनियन ऑफ द प्रोफेसर दैट द डैम वाज क्वाइट सेफ डिस्पाइट कॉन्ट्री एप्रीहेंशन. तो यहाँ पे ये चीज एक्सेप्ट की गई थी. तो हमें थोड़े स्पेसिफिक केसेस जो रिसेंट केसेस भी होते हैं वो भी देखने होते हैं और साथ में क्या है तो कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स को भी हमें अच्छे से ध्यान रखना होता है. तो आप देख रहे होंगे कितनी लैंडमार्क जजमेंट्स इसमें आई है इस क्वेश्चन में, राइट. इफ यू वांट पीडीएफ सो कमेंट पीडीएफ, आपको पीडीएफ जो है मिल जाएगी. आप ईमेल आईडी लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में. आई विल शेयर प्रॉपर पीडीएफ, राइट, विद आंसर्स. नेक्स्ट इज
क्वेश्चन नंबर 88, What does parent parenting means? Parent parenting का क्या मतलब होता है? ये हमारे पास लीगल मैक्सिम है. Parent parenting, it what does it mean? तो इसका मीनिंग क्या है? The state is regarded as the legal protector of citizens unable to protect themselves. जो अपने आप सिटीजन्स प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, तो उनका लीगल प्रोटेक्टर कौन है? जी स्टेट है. तो दैट इज पेरेंट्स पेरेंटिंग, राइट. नेक्स्ट इज, आज हम सिर्फ 90 क्वेश्चन तक कवर करेंगे. सो ये हमारा लास्ट सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 89. सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एग्रीमेंट टू मूव टू सी मूवी, नॉट टू मैरी, टू सेल वंस कार, टू कमिट सुसाइड. देखो इलीगल काम तो हमें करना ही नहीं है, ठीक है. तो सेल्स वंस कार, तो ये एक खुद की कार कोई बेच सकता है. नॉट टू मैरी, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता. टू गो टू सी मूवी, तो मूवी देखने का कोई कॉन्ट्रैक्ट करेगा क्या? नहीं करेगा. तो हमारा आंसर क्या रहेगा? 89 का क्या आएगा? सी. क्या आएगा? सी. टू सेल वंस कार. ठीक है, वंस ये थोड़ा सा हमारा पोस्ट ऑफिस यहाँ पे नहीं लगा हुआ, तो थोड़ा देख लेंगे. नेक्स्ट इज आज का लास्ट क्वेश्चन. आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, राइट. पार्ट 2 आएगा, देखना, कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा आपको. कमेंट करोगे तो लिंक. अदरवाइज यू आर वेरी स्मार्ट इनफ कि आप प्लेलिस्ट सेक्शन को देख सकें, एक्सप्लोर कर सकें, एंड आपको वहां पे आई लाइक जो प्लेलिस्ट है वो मिल जाएगी. अदरवाइज गो इन वीडियो सेक्शन, आपको मिल जाएगा, राइट. आई होप आप इतने स्मार्ट है कि आप ढूंढ लेंगे. अदरवाइज यू कैन कमेंट डाउन, so I can provide you directly. Now, question number 90 है, void agreement is an agreement which. void agreement क्या agreement है बताइए, है ना. इस पे मैंने एक ट्रिक भी बना रखी है. शॉर्ट्स में आप देखोगे ना, स्टार्टिंग की शॉर्ट्स, तो उसमें आपको ट्रिक मिलेगी, वी सी ऐसा करके एक ट्रिक है, तो यू कैन वॉच दैट. अब इसमें क्या है? अवॉइड कॉन्ट्रैक्ट, जस्ट अ सेकंड. अवॉइड कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट विच. अवॉइड कॉन्ट्रैक्ट एक कॉन्ट्रैक्ट है जो कि क्या है? सी इसका आंसर है, करेक्ट आंसर. डज नॉट क्रिएट एनी राइट ड्यूटीज फ्रॉम द इंस्पेक्शन. इंस्पेक्शन से कोई भी ड्यूटीज वगैरह जो नहीं करता, नहीं बनाता होती है उसकी, तो दैट इज अवॉइड एग्रीमेंट, राइट. डिटेल में आप मेरा कॉन्ट्रैक्ट कोर्स देख सकते हैं. आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. जय हिंद, जय भारत.